स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों में इस वक्त श्रीसंत समेत 6 क्रिकेटर पुलिस के कब्जे में हैं। इनसे भी बड़े क्रिकेटर कैसे शक के घेरे में आए थे, अब ये देखिए। Difficult to answer. Hurt is not the answer. 1983 की जीत ने क्रिकेट को भारत का धर्म बनाया, लेकिन अंधेरे कमरों में इस आस्था का सरेआम सौदा हो चुका था। दाऊद इब्राहिम को पकड़ने निकली पुलिस तब दंग रह गई जब खेल के भगवानों के तार सीधे अंडरवर्ल्ड से जुड़े मिले। Let me interrupt you here. I think it's that simple. When I don't know anything about that, why should I open my mouth? This is a sensitive topic. मैदान पर बहता पसीना नहीं, बल्कि सटोरियों की स्क्रिप्ट चल रही थी। करोड़ों का कैश और खिलाड़ियों की गद्दारी। देखिए कैसे चंद सिक्कों की खातिर करोड़ों दिलों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। साल 1983, लॉर्ड्स की बालकनी में कपिल देव हाथ में वर्ल्ड कप थामे हुए थे। उस दिन से भारत के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक धर्म बन गया। करीब 11 साल तक एक आम हिंदुस्तानी को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस खिलाड़ी को वो भगवान मान रहा है, वो किसी अंधेरे कमरे में बैठकर मैच का सौदा भी कर सकता है। लेकिन 1994 में सरहद पार से एक ऐसी आवाज आई जिसने इस धर्म की नींव हिला दी। पाकिस्तान के सलीम मलिक ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न और मार्क वॉ को उनके कमरे में जाकर $2 लाख का ऑफर दिया। शर्त सिर्फ एक थी, मैच हार जाओ। ये दुनिया के लिए पहला बड़ा झटका था, लेकिन भारत के लिए तो ये बस उस तूफान की आहट थी जो सब कुछ तबाह करने वाला था। कहानी में मोड़ तब आया जब 1997 में मनोज प्रभाकर ने एक इंटरव्यू में बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि 1994 के श्रीलंका दौरे पर उनके ही एक साथी ने उन्हें मैच हारने के लिए 25 लाख की पेशकश की थी। जब बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष IS बिंद्रा ने नाम लिया तो पूरा देश सुन्न पड़ गया। नाम था कपिल देव। भारत के माइकल जॉर्डन माने जाने वाले कपिल देव पर उंगली उठी थी। जस्टिस YV चंद्रचूड़ की कमेटी बनी, जांच हुई, लेकिन सबूतों के अभाव में रिपोर्ट फाइलों में दब गई। चंद्रचूड़ ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा, सट्टा बड़े पैमाने पर है, पर यह कानून व्यवस्था की समस्या है। यानी आग लग चुकी थी, बस धुआं दिखना बाकी था। फरवरी 2000, दिल्ली पुलिस किसी फिक्सर को नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे सलीम हथेली को ढूंढ रही थी। हथेली बड़े बिजनेसमैन से फिरौती मांग रहा था। पुलिस ने कॉल इंटरसेप्ट करना शुरू किया और एक नंबर टैप हुआ जो कृष्ण कुमार, गुलशन कुमार के भाई से जुड़ा था। पुलिस को लगा कि अंडरवर्ल्ड का कोई बड़ा राज खुलेगा, लेकिन जो खुला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 24 घंटे फोन सुनने वाले 2 कांस्टेबलों ने अपने सीनियर से कहा, सर ये लोग अंडरवर्ल्ड की नहीं, क्रिकेट की बातें करते हैं। फिर एक दिन टीवी पर साउथ अफ्रीकी कप्तान हैंसी क्रोन्ये की आवाज सुनकर कांस्टेबल उछल पड़ा, सर ये वही आवाज है जो हम फोन पर सुन रहे हैं। पुलिस को पता चला कि लंदन का बुकी संजीव चावला और हैंसी क्रोन्ये मिलकर मैच की हर गेंद का सौदा कर रहे थे। जिस पुलिस को दाऊद चाहिए था, उसके हाथ में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कैंडल लग चुका था। जब अजहर का नाम गूंजा तो साउथ अफ्रीका में हड़कंप मच गया। पहले तो क्रोन्ये मुकरे, लेकिन फिर टूट गए। उन्होंने किंग कमीशन के सामने जो कहा, उसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया। क्रोन्ये ने कहा, मुझे फिक्सिंग के इस बाजार में भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उतारा था। सीबीआई की जांच शुरू हुई। MK गुप्ता, एक बैंक कर्मचारी जो बुकी बन गया था, पकड़ा गया। उसने बताया कि कैसे वो उभरते हुए खिलाड़ियों को पहले गिफ्ट और मदद देता था और फिर उन्हें दलदल में खींच लेता था। अजहरुद्दीन ने शुरुआत में इनकार किया, लेकिन जब सीबीआई ने उनके शानदार कपड़ों, महंगी घड़ियों और संपत्तियों की फहरिस्त दिखाई तो कलाई के जादूगर ने हार मान ली। ताज पैलेस के कमरों में लॉकर खुले थे जहां करोड़ों का कैश जमा होता था। सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी जिन्होंने फिक्सरों को दुत्कार दिया था, वो भी ये देखकर हैरान थे कि उनके साथी खिलाड़ी खेल के साथ गद्दारी कर रहे थे। सीबीआई ने 75 पन्नों की रिपोर्ट दी। नाम आए अजहरुद्दीन, अजय शर्मा, मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा। लेकिन भारत का कानून इन सितारों के सामने बौना साबित हुआ।
फिक्सिंग के लिए कोई ठोस कानून नहीं था। वो पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, इसलिए भ्रष्टाचार का कानून नहीं लगा। धोखाधड़ी साबित करना मुश्किल था। नतीजा, कोर्ट से सब बच निकले, बस बीसीसीआई ने उन पर बैन लगाया। करोड़ों का सट्टा लगाने वाले आज भी बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि कानून की किताब में मैच फिक्सिंग के लिए कोई सख्त धारा ही नहीं थी। 13 साल की शांति के बाद आईपीएल आया, लगा कि अब सब बदल गया है, लेकिन गंदगी बस अपना रूप बदल चुकी थी। 2013 में दिल्ली पुलिस फिर से दाऊद और छोटा शकील को ट्रैक कर रही थी। फोन टैपिंग के दौरान एक नाम आया, टिंकू मंडी। जब इसकी कड़ियां जोड़ी गईं, तो तार राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी अजीत चंडीला और श्रीसंत तक जा पहुंचे। पकड़ने दाऊद को गए थे, लेकिन हाथ लग गई स्पॉट फिक्सिंग। श्रीसंत के कमरे से कैश, डायरी और फिक्सर जीजू जनार्दन मिले। मैदान पर टावल हिलाना, टी शर्ट उठाना, ये सब कोड वर्ड थे बुकीज को इशारा करने के लिए कि अब रन लुटेंगे। दाऊद इब्राहिम खुद पाकिस्तान से इस पूरे रैकेट को कंट्रोल कर रहा था। पुलिस ने चार्जशीट में साफ लिखा कि गली के पान वाले से लेकर ज्वेलरी शॉप के मालिक तक हर कोई बुकी बना बैठा है। आज भी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली है। एक 10वीं क्लास के बच्चे को पता है कि सट्टा कहां और कैसे लगाना है, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था आज भी उसी धुंध में है। ये कहानी सिर्फ कुछ खिलाड़ियों के बिकने की नहीं है, ये उस भरोसे के टूटने की है जो एक आम आदमी ने इस खेल पर किया था। जब तक सट्टेबाजी और फिक्सिंग के खिलाफ पत्थर की लकीर जैसा कानून नहीं बनेगा, तब तक मैदान पर होने वाली हर नो बॉल और हर ड्रॉप कैच पर फैंस के मन में एक ही सवाल उठेगा, क्या ये सच था या सिर्फ एक स्क्रिप्ट?